दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का है दोस्तों, और 2014 का ये पेपर है। दोस्तों इसमें टेक्निकल ट्रेड थ्योरी से संबंधित 100 क्वेश्चन है। इसके पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक हम पार्ट 1 में कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक आज की इस वीडियो में होंगे, यानी पार्ट सेकंड में। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक, यानी जो नॉन टेक के हैं, वो आपको MGB स्टडी पॉइंट चैनल पर मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वहाँ से ये नॉन टेक वाले 50 क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों पार्ट 1 इसका आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हम पूरी तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छे से इस पेपर को समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों पार्ट 1 मैंने इंग्लिश में करवाया था, हिंदी में करवाया था, और पार्ट 2 को मैं आपको इंग्लिश में करवाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, हम आसानी से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हिंदी समझने वाले को समझ में आ जाए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। सवाल है कि वायरिंग की जंक्शन बॉक्स विधि जो होती है वो किसके संदर्भ में मोर इकोनॉमिकल यानी ज़्यादा किफ़ायती होती है। दोस्तों जंक्शन बॉक्स विधि जो होती है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वायरिंग की। उसमें केबल की लंबाई भी अधिक लगती है, लेबर यानी श्रम शक्ति की, यानी हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, या यूँ कहूँ कि ज़्यादा मेन पावर की ज़रूरत होती है। कॉस्ट तो ये कॉस्टली भी पड़ती है, यानी महंगी भी पड़ती है। तो इनमें से किसी भी के संदर्भ में ये मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ती ही नहीं है, इन सब में तो वो महंगी पड़ती है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। और विभाग ने भी इसको ऑफिशियल अपडेट में काट दिया था और एक तरह से बोनस दिया था। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट पैसिव डिवाइस, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो पैसिव है। दो तरह के घटक होते हैं ना, एक्टिव और पैसिव। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी होते हैं वो कंप्लीटली पैसिव होते हैं, जैसे इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले कंप्लीट जितने भी होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं, जैसे डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, FET, SCR, ये जितने भी ऑप्शन अपन को दिए थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा कि निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो 222 किलो वोल्ट नहीं है दोस्तों, इसकी जगह कितनी है, 220 kV है एक्चुअल में। 132 भी है, 400 भी है और 750 भी है। 222 kV नहीं है, बी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी निम्न में से किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मौलिक आवश्यकता है या मौलिक गुण है। तो वो दोस्तों अचालकों का है। एक अचालकों में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पेरावैद्युत सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, ये उसका मौलिक गुण है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और नेक्स्ट सवाल पूछा कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट किसके होते हैं। तो कॉपर टंगस्टन एलॉय के होते हैं साथियों। ये क्वेश्चन तो आप सबको आता होगा क्योंकि हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। अगला सवाल है AC सर्किट में 40 ओम का रेजिस्टेंस, 90 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस और 60 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस की गणना कीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों, क्या करना है, XL माइनस XC और इसकी होल स्क्वायर है ना, यानी Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की स्क्वायर, और फिर अनरूट करना है। देखिए R 40 है, 40 की स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 1600। पहले इन दोनों का अंतर करना है, 90 माइनस 60 करोगे 30 आएगा, 30 की स्क्वायर 900 आएगी। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। 2500 का जब अंडरूट आप निकालेंगे तो आएगा 50 ओम। परिपथ का इम्पीडेंस 50 ओम होगा। अगला सवाल है कि एक मोटर जो है वो बारिश के कारण पूरी तरह से भीग चुकी है। इसको परिचालन करने से पहले हमें इसको सुखाना होगा, किसके माध्यम से सुखाया जाए। देखिए भीगी हुई मोटर है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम आएगा क्योंकि वाइंडिंग में मॉइस्चर प्रवेश कर गया, नमी प्रवेश कर गया। अब मोटर को ऐसे मामले में सुखाना है तो देखिए हम तो मोस्टली क्या करते हैं कि हेलोजन लेते हैं, एक 1000 वाट का लैंप होता है, बहुत ज़्यादा हीट देता है, 2-4 घंटे उसको देते हैं तो मोटर सूख जाती है। लेकिन सामान्यतः उसको किसी ओवन वगैरह में रखा जाता है। डी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। फ्यूज का प्रचालन सिद्धांत पूछा है तो उसमें सिद्धांत है, नो डाउट सबका सही होगा, सी ऑप्शन रहेगा।
और ये 109 नंबर क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ये कह रहा है कि एसी मैग्नेट जो होते हैं उनको लेमिनेट क्यों करते हैं। देखिए वैसे तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कि एडी करंट हानि को कम करना, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो एडी करंट हानि जो है ये उसमें हानियों में ही मानी जाती है, इसलिए रिड्यूस दी हीटिंग इफेक्ट यानी उसमें प्रभाव को कम करना आएगा। SCR क्या है, अगला सवाल था। देखो वैसे तो SCR एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन फिर भी हम ए ऑप्शन में नहीं जाएंगे, ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेमी कंडक्टर डिवाइस है एक प्रकार की, अर्धचालक युक्ति है, उसी में सेमी कंट्रोल डिवाइस भी होती है। वैसे 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, पूरा याद रखना 4 परतें होती है। SCR के बारे में जितना आप याद रख सकें, क्योंकि SCR बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल पूछा कि एक DC मोटर जो है वो जर्क के साथ स्टार्ट हो रही है। दोस्तों इसके जो स्टार्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, वो पूरा संपर्क बन नहीं रहा है, इसलिए मोटर जो है वो जर्क ले रही है यानी झटका सा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज कितनी है। लगभग 2.2 वोल्ट होती है। जब आप चार्ज हो तो 2 और डिस्चार्ज हो तो 1.8 वोल्ट प्रति सेल लगभग इनकी वोल्टेज रहती है। अगला सवाल है कि एक मोटर जो है वो नो लोड पर संतोषजनक चलती है, लेकिन जैसे ही हम फुल लोड डाल देते हैं ना तो मोटर पावर लॉस और स्पीड दोनों जो है वो समाप्त कर देती है, यानी लॉसेज भी करवाती है और स्पीड भी मोटर में प्रॉपर नहीं आती। कारण क्या है, देखिए दोस्तों अगर सप्लाई वोल्टेज लो होता ना तो उस समय लॉसेज कम होते, लेकिन ये तो कह रहा है कि मोटर लॉसेज द पावर यानी शक्ति को समाप्ति कर देती है। तो फिर मैं ए ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा कि आंशिक शॉर्ट सर्किट है वाइंडिंग में, ए ऑप्शन इसके लिए हम मानेंगे। और अगला सवाल पूछा कि इन्वर्टर क्या करता है। तो इन्वर्टर DC को AC करता है और AC को DC कन्वर्टर करता है। DC टू DC चॉपर होता है और AC को AC साइक्लो कन्वर्टर होता है। चारों याद रखना मेरे भाइयों। अगला सवाल, कौन सा मीटर ऐसा है जो DC और AC दोनों नहीं नाप सकता। इंडक्शन टाइप है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करेगा, केवल AC नापेगा, DC नहीं। जबकि MI टाइप थर्मोमीटर, थर्मोकपल टाइप और डायनमोमीटर AC DC दोनों पर काम में लिए जा सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जब हम पाइप इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करते हैं तो पाइप इलेक्ट्रोड का एक सिरा ज़मीन से कम कितना ऊपर हो। 40 सेंटीमीटर लगभग ऊपर रहना चाहिए दोस्तों। ऑफिशियल आंसर में इसको 40 सेंटीमीटर माना गया है। सवाल पूछा कि 5 एम्पियर का जो कॉपर टिन किया हुआ तार होता है उसका लगभग साइज, तो ये 35 SWG का होता है। सीलिंग फैन की वायरिंग में हम इसी का यूज करते हैं। अगला सवाल पूछा है कि जब हम सूक्ष्म कार्य कर रहे होते हैं तो हमें किस लेवल की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। 1500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमें 150 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। LCD का पूरा नाम है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एक कॉइल का इंडक्टेंस L जो हेनरी में होता है वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसमें टर्न्स की संख्या कितनी है, उसको कॉइल का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, इन सभी पर निर्भर करेगा। डी हो जाएगा। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC करता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगला सवाल है एक LED जो है वो लाइट कब उत्पन्न करती है। सिंपल है दोस्तों, LED तब लाइट उत्पन्न करती है जब वो फॉरवर्ड बायस में हो। अगला सवाल पूछा है कि कॉपर गेज कम से कम कितना होना चाहिए अर्थ के लिए। 3 एम्पियर 3 पिन 15 एम्पियर 250 वोल्ट वाले सॉकेट के लिए। दोस्तों कॉपर के लिए पूछा है ना यहाँ पर, इसलिए विभाग ने तो इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया, नुल माना है इसका। लेकिन वैसे 14 SWG जो है वो सही रहेगा। हालांकि ये जो 14 SWG होता है दोस्तों ये होता है GI का जो होता है ना उसके लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड कॉइल जो होती है DC मशीनों की वो किसकी बनी होती है। बड़ा सिंपल है, इन सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर की होती है। और चोक जो है वो एज ए रेजिस्टेंस यानी करंट लिमिट करने के लिए कहाँ काम में लेते हैं, तो AC सर्किट में काम में लेते हैं। नो डाउट ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केबल है उसमें इंसुलेशन की थिकनेस किस बात पर निर्भर करेगी। दोस्तों इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज पर डिपेंड करती है, जबकि तार का साइज जो है वो करंट पर डिपेंड करता है, लोड करंट कितना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको एक मोटर को रिवाइंड करना है जिसका कार्यकारी तापमान 130 डिग्री है। आप किस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे। दोस्तों जो 130 डिग्री टेम्परेचर है ये क्लास B टेम्परेचर श्रेणी का माना जाता है और B में आता है माइका, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। अब देखिए यहाँ पर माइका ऑप्शन सटीक है, लेकिन केवल फाइबर लिखा हुआ है, फाइबर ग्लास नहीं है। ध्यान रखें, अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस 3 होते हैं।
इसलिए हम फाइबर नहीं माइका ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मूविंग आयरन एमीटर 10 एम्पियर रीडिंग देता है, इसका पीक मान कितना होगा। दोस्तों मूविंग आयरन मीटर द्वारा दिया गया मान आरएमएस मान माना जाता है, यानी आरएमएस मान 10 एम्पियर है, हमें इससे पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आरएमएस मान को √2 यानी 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीक वैल्यू आ जाती है। ई ऑप्शन सही रहेगा, 14.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल रिले जो है ये सामान्यतः किसके लिए काम में ली जाती है। थर्मल रिले दोस्तों मोटर प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। जनरेटर में सामान्यतः यूज नहीं होता, ट्रांसफार्मर में बकोलेज रिले होती है, अंडर वोल्टेज अंडर करंट रिले ट्रांसफार्मर में भी होती है, अर्थ फॉल्ट रिले भी होता है। लेकिन थर्मल रिले जो होती है ये मोटर को ओवरलोड से बचाव करने के लिए लगती है, इसलिए ज़्यादातर मोटर में ही लगती है। अगला सवाल है कि जो पावर कंपनीज़ होती है जैसे विद्युत वितरण, उत्पादन और प्रसारण, ये पावर फैक्टर को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पावर फैक्टर अगर सुधारेंगे तो लाइन करंट उतनी ही कम हो जाती है, यानी पावर फैक्टर यदि घटता है तो करंट बढ़ती है। इसलिए लाइन करंट कम हो तो हम पावर फैक्टर को इकाई के नज़दीक रखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का कारण क्या है। देखिए दोस्तों कॉपर लॉस जो होता है ये I/R के कारण होता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है और कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²/R, यानी ये भार धारा के कारण और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होता है। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, पावर लॉस केस्ड बाय रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के कारण जो पावर लॉस हो रहा है उसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसके लिए होता है, तो ये बैटरी चार्जिंग के लिए काम में लेते हैं हम सबसे ज़्यादा। अगला सवाल है कि छोटे ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन होता है वो आंतरिक परत किसकी होती है, तो वो बटर पेपर की होती है दोस्तों, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी धारण क्षमता उच्च हो तो वो किसके लिए काम में लेंगे। स्थायी चुंबक बनाने के काम आएगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो इंसुलेटिंग कंडक्टर स्विच बोर्ड में जो हम इंसुलेशन कंडक्टर यूज करते हैं उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। स्विच बोर्ड में जो हम काम में लेते हैं दोस्तों वो लिस्टेड, यानी एक तो वो इंसुलेशन होना चाहिए जो बिल्कुल एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया हो, जैसे YAEBFHC इनमें से किसी में आता हो। फ्लेम रिटार्डेंट, यानी आग पकड़ने वाला नहीं हो एक तरह से, और रेटेड नोट लेस देन दी वोल्टेज अप्लाइड टू अदर कंडक्टर, यानी रेटेड वोल्टेज से आप जो है अप्लाइड वोल्टेज के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो वो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि पावर वायरिंग जो है वो किससे प्रोटेक्ट होनी चाहिए, या तो उसमें फ्यूज होना चाहिए या फिर MCB, यानी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस उसमें होना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए दोस्तों कूलिंग जो है ना ये हीट को कभी कम नहीं करेगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि रिड्यूस द लॉसेज कर दिया जाए। देखिए लॉस तो जितना उसमें होना ही है। लॉस के कारण उसमें हीट उत्पन्न होगी, हमारा उद्देश्य है कि वो हीट कम कर दी जाए ताकि इंसुलेशन फेलियर और ये चीज़ें ना आए, यानी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। इसमें लागत जो है ना वो कम करना हमारा उद्देश्य होता है। लागत कम कैसे हुई, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर बेटर वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट DC मशीन है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 440 ओम है, तो इसकी शंट फील्ड धारा का मान कितना होगा। देखिए शंट फील्ड की करंट निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा V/RSH। वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 440 ओम है, करंट आएगा 0.5 एम्पियर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है कि इंटरपोल का उद्देश्य क्या है, तो इंटरपोल स्पार्किंग कम करने के लिए लगाया जाता है और स्पार्किंग को ही हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं, यानी हमारा जो पर्पज़ है वो कम्यूटेशन में सुधार करना होता है। बी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर स्टार में जुड़ा हुआ है तो उसके आर्मेचर में 4 स्लिप रिंग है, जब वो डेल्टा में होगा तो कितनी होगी, 3 स्लिप रिंग होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर होता ना तो वो स्टार में हो या डेल्टा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय उसमें मात्र 2 स्लिप रिंग होती और वो भी रोटर को DC देने के लिए होती। अगला सवाल है कि एक इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन क्या होता है, तो करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैगिंग होती है। यदि शुद्ध सर्किट हो तो 90 डिग्री लेग होती है, अदरवाइज 0 से 90 के बीच में होती है। 90 डिग्री हो नहीं सकती, शुद्ध इंडक्टिव नहीं है। 0 नहीं हो सकता क्योंकि शुद्ध रेजिस्टिव नहीं है। जितना ज़्यादा इंडक्टिव प्रभाव होगा उतना ही डिग्री का डिफरेंस उसमें अधिक होगा। अगला सवाल है कि फ्यूज का प्राथमिक फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों फ्यूज का प्राथमिक फंक्शन है कि प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, अतिरिक्त धारा को रोकना या अतिरिक्त धारा से बचाव करना।
तारा निर्धारित मान से जब ज़्यादा जाती है तो उस समय फ्यूज ऑपरेट होना चाहिए, ये उसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्राउंड होता है वो एक वैद्युतिक सॉकेट में ईजीएस्ट पाथ किसके लिए एक आसानी वाला मार्ग उपलब्ध कराता है? तो लीकेज करंट को प्रोवाइड कराता है। ये क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा इनमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी ये क्वेश्चन सही होंगे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल पूछा कि सेल जो है वो पैरेलल में क्यों जोड़े जाते हैं? तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए होता है, सीरीज में वोल्टेज के लिए होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। डीसी जनरेटर में पोल शू कैसे जुड़ते हैं? काउंटर सैंक स्क्रू के द्वारा जुड़ते हैं। मैं पहले कई बार आपको करवा चुका हूँ। ये काउंटर सैंक स्क्रू का मतलब होता है इनका जो हेड होता है ना वो सरफेस के अंदर तक बैठ जाता है और बाहर नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस बार से जब हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं तो वो कैसे देंगे? तो बस बार में लगिंग की व्यवस्था होती है, ध्यान रखना। होल रखे होते हैं, उनमें लग केबल में डाल करके, क्रिम्पिंग टूल से लग होता है, वो लग करके उसमें नट बोल्ट से कस दिया जाता है। अगला सवाल है कि हीटर 4 एम्पीयर का करंट लेता है, 250 वोल्ट की सप्लाई है, इसकी पावर बताइए। तो P बराबर V इंटू आई करेंगे। 250 वोल्ट सप्लाई 4 एम्पीयर का करंट ले रहा है, 1000 वाट हो गया, यानी किलोवाट, 1 किलोवाट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी AC वाइंडिंग नहीं है? अब ध्यान से आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ग्राम्य वाइंडिंग नहीं होगा। रिंग और ग्राम्य वाइंडिंग जो होती है ये DC की वाइंडिंग होती है, जबकि कंसेंट्रिक, स्केन, बास्केट ये जितनी भी है ये सारी DC की वाइंडिंग है। हालांकि ग्राम्य वाइंडिंग के साथ देखिए लेप वाइंडिंग भी है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सॉरी, है ना। लेप वाइंडिंग जो है ये भी DC में ही होती है। तो ग्राम्य वाइंडिंग यानी A और E दोनों ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PT का उपयोग क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है तो ये वोल्ट मीटर को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए 132 किलोवोल्ट की लाइन है तो अब 132 किलोवोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पहले PT लगाएंगे। PT वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, PT की सेकेंडरी साइड वोल्ट मीटर लगाएंगे और लाइन वोल्टेज का आसानी से मेजरमेंट हो जाएगा। थर्मल रिले का कार्यकारी सिद्धांत पूछा है तो उसमें सिद्धांत पर वो कार्य करता है। बस दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड के। 101 से लेकर के 150 तक हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। नॉन टेक के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट को ज़रूर देखें।